नमस्कार। न्यूज पंच में 3 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के साथ मैं कृतिका। जहां न्यूज पंच में हम खबरों की करेंगे पूरी पड़ताल, तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक अपडेट होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर। इसमें सबसे पहली और प्रमुख खबर बिहार विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से इस समय सोशल मीडिया पर चुनावी एड्स को लेकर निर्देश जारी कर दिया गया है कि अगर आप सोशल मीडिया पर यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी उम्मीदवार अपना विज्ञापन देता है तो उसके लिए क्या निर्देश है, क्या कुछ नियम है, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको, इस पूरी खबर के बारे में। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर वो आप सभी से जुड़ी हुई, जहां पीएफ खाते में अब आप 100% विड्रॉल कर सकेंगे। जी हाँ, 100% विड्रॉल की अब बात कही जा रही है। ये पूरा नया नियम लाया गया है और त्योहारी सीजन में ये कहीं ना कहीं 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाएगा। किस तरीके से बताएंगे इस खबर के बारे में भी। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो मेडागास्कर से जुड़ी है, जहां जेनजी ने एक बार फिर से सरकार हिला दी। इससे पहले हमने नेपाल की तस्वीरें देखी हैं कि किस तरीके से जेनजी का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और देखते ही देखते आक्रामक रूप ले लिया, उग्र प्रदर्शन हो गया, तख्ता पलट हो गया। और वही स्थिति इस समय मेडागास्कर में भी बनती हुई नजर आ रही है, जहां राष्ट्रपति देश छोड़कर इस वक्त जा चुके हैं। क्या है इस पूरी खबर के बारे में एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव आयोग की नजर अब चुनाव प्रचार पर भी है। चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दल और प्रत्याशियों को राजनीतिक विज्ञापन और सोशल मीडिया के प्रचार के लिए कई निर्देश दे दिए हैं, जिसके मुताबिक सभी राजनीतिक दलों को अपने विज्ञापनों को मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से पहले प्रमाणित कराना होगा। उसके बाद में ही वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसे पोस्ट कर सकेंगे। इसके साथ ही उम्मीदवारों को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया खातों की भी पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी जब वो नामांकन भरेंगे। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के आम चुनाव और जम्मू कश्मीर समेत 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की थी और राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में डट चुके हैं। फिलहाल क्या कुछ निर्देश चुनाव आयोग ने जारी किए हैं उम्मीदवार और राजनीतिक दलों के लिए, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। तो चुनाव आयोग की इस समय पूरी नजर है चुनावों पर और साथ ही विज्ञापनों पर भी पूरी नजर है। और कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया विज्ञापनों को पहले आपको पूर्व प्रमाणित कराना होगा, यानी कि पहले से ही उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी। पोस्ट करने से पहले कमेटी से आपको इसकी मंजूरी लेनी होगी। एमसीएमसी ये कमेटी है जो इसकी अनुमति आपको देगी। मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की सहमति बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी विज्ञापन को जनता के सामने रखने से पहले। और बिना अनुमति के आप कोई भी राजनीतिक विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल पे हो या किसी अन्य चैनल पे हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो, किसी वेबसाइट पे हो। एमसीएमसी कमेटी से आपको विज्ञापन को पहले से ही अनुमति उसकी लेनी होगी। जिला और राज्य स्तर पर एमसीएमसी समितियां गठित की जा चुकी हैं और इसके साथ ही पेड न्यूज के जो मामले अक्सर सामने आते हैं उन पर भी सख्त निगरानी चुनाव आयोग की इस बार है, जिसमें सोशल मीडिया अकाउंट्स भी आपको साझा करने होंगे। जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आपको इंटरनेट की कंपनियां, आप कहां से आप इंटरनेट ले रहे हैं और किन किन वेबसाइट्स पर आप अपना विज्ञापन दे रहे हैं, ये तमाम जानकारियां अब आपको प्रोवाइड करानी होगी। विज्ञापन पर होने वाले जो भी आप खर्च करेंगे उसका भी आपको पूरा ब्यौरा देना होगा, पूरा विवरण देना होगा और बताना होगा कि डिजिटल प्रचार पर आपने कितना खर्च किया है। हालांकि इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है, यानी कि चुनाव समाप्त होने के 75 दिन के अंदर ही आपको ये पूरा ब्यौरा देना होगा चुनावों का और आपने कितना पैसा कहां पर खर्च किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। ऋषि, सीधे तौर पर अभी तक ये जानकारी मिलती थी कि चुनाव आयोग की नजर है कि कौन सा उम्मीदवार कौन सा प्रत्याशी कितने रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन अब डिजिटल तौर पर भी पूरी निगरानी चुनाव आयोग कर रहा है कि कौन सा प्रत्याशी कितने पैसे खर्च कर रहा है डिजिटली। देखिए कृतिका, जिस तरीके से आज दौर बदल रहा है, बदलते हुए दौर में जो सोशल मीडिया का जो दौर जिस तरीके से हावी हो रहा है, अब हर इंसान के पास सोशल मीडिया पहुंच रहा है। ग्रामीण अंचल तक आज सोशल मीडिया की पहुंच है और सबके पास इस माध्यम से संदेश भेजने की अब क्षमता भी है। अब इस लिहाज से देखें तो चुनाव आयोग ने बहुत ही
सटीक फैसला लिया है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि जो भी प्रत्याशी है वो अपना प्रचार कैसे कर रहा है और किन किन माध्यमों से कर रहा है, उसमें सोशल मीडिया को अगर वो इंक्लूड करते हैं, क्योंकि असली मसला होता है कि प्रचार कितना किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, उसमें खर्च कितना आ रहा है। अब बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिसमें अब उम्मीदवारों को लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा सहारा बन चुका है। बिल्कुल। तो इस सहारे पर सबकी नज़र है और इसमें अनफेयर मीन्स का उपयोग ना हो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जो खर्च तय किया गया है उस तय खर्च के अनुरूप ही खर्च सभी प्रत्याशी करें, उससे ज़्यादा आगे न बढ़े। क्योंकि आज तमाम सोशल मीडिया को लेकर, तमाम कैंपेन के लेकर कंपनियां आ गई हैं, उनके पैकेजेस हैं और वो ये तय करते हैं कि हम आपका प्रचार किस तरीके से कहां कहां तक करेंगे, उनका पेनिट्रेशन लेवल क्या होगा, एज ग्रुप को किसको कैटर करेंगे, किस मुद्दे को वो किस समुदाय तक पहुंचाने में उनकी क्या क्षमता है और उसमें सोशल इन्फ्लुएंसर उनसे कितने जुड़े हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें आज सोशल मीडिया के नाम पर आ चुकी हैं और इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। आज लेवल प्लेइंग फील्ड को बनाने में सोशल मीडिया जो एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है, इसलिए चुनाव आयोग की इस पर नज़र है और ये बहुत ज़रूरी फैसला है, क्योंकि आज के दौर में अगर सोशल मीडिया को आप दरकिनार कर देते हैं तो ऐसे लोग, ऐसे प्रत्याशी जो सोशल मीडिया का उपयोग कम करते हैं, उनके लिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो अनाप शनाप पैसा सोशल मीडिया के माध्यम से खर्च करेंगे, प्रचार करेंगे। तो ये बहुत सटीक फैसला है और इसमें कितना खर्च हो रहा है, किस कंपनी के माध्यम से हो रहा है, कितना पेमेंट आप कर रहे हैं, सारा ब्यौरा आप चुनाव आयोग को देना होगा। साथ ही साथ इसमें जो महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आपका जो कैंपेन है उसको अप्रूव भी कराना है। एआई के दौर में ये अप्रूवल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार कह दे कि ये हमारा है ही नहीं, ये एआई का है। तो ऐसे में जब अप्रूवल हो जाएगा तो वो ये नहीं कह पाएंगे कि ये उनका नहीं है और उसके सोशल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, उसके लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, वो सारी चीज़ें आयोग के नज़र में रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी इस खबर से जुड़ी है हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अगली महत्वपूर्ण खबर ईपीएफओ के 7 करोड़ से ज्यादा सदस्यों से जुड़ी हुई है। दरअसल ईपीएफ खाते में से पहले आप 36 से 50% पैसा ही निकाल पाते थे और पर त्योहारों से पहले केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल वीआई ऑफ ट्रस्ट की बैठक, सीबीआई की जो बैठक हुई, उस मीटिंग के बाद में ईपीएफओ ने कई राहत भरे फैसलों का ऐलान कर दिया है, जिसमें बताया गया कि अब आप 75% पैसा निकाल सकते हैं और 100% पैसा भी बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। हालांकि पहले से कहीं ज्यादा आसान तरीका भी हो गया है। जी हाँ, और तो और आपको पैसा निकालने के लिए कारण बताने की भी जरूरत नहीं होगी, यानी कि जैसे प्राकृतिक आपदा, महामारी या जॉब जाने के जैसे कि बेरोजगारी और ऐसे ही अन्य विशेष परिस्थितियों में अब आप बिना कारण बताए ही पैसे निकाल सकेंगे। हालांकि मिनिमम बैलेंस आपको रखना होगा जो कि 25% है और मिनिमम बैलेंस जब आप रखते हैं तो उस पर आपको पैसा भी और 8.5% की दर से ब्याज भी आपको मिलेगा। इस फैसले से किसको और कैसे होगा फायदा बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं ईपीएफओ के नए विड्रॉल नियम जारी। जी आपको बता दें कि ईपीएफओ के नए विड्रॉल नियम इस समय जारी कर दिए गए हैं, जहां ईपीएफ खाते से अब आप 100% राशि आसानी से निकाल सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप शिक्षा के लिए पैसे निकाल रहे हैं तो उसके लिए 10 बार आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, 10 बार की अनुमति दी गई है। लेकिन इसके साथ ही ये तो बात रही शिक्षा की, लेकिन अगर आप शादी के लिए पैसे निकाल रहे हैं तो आप 5 बार इस पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। उसकी जो संख्या है वो 5 बार रखी गई है, क्योंकि ये संख्या पहले की अगर हम देखें तो पहले सिर्फ 3 बार ये निकासी की जो सीमा है वो निर्धारित थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही न्यूनतम सेवा अवधि में भी कटौती की गई है और सभी प्रकार से जो पैसे निकाले जाएंगे उसमें 12 महीने की सेवा जरूरी है। 12 महीने आपको काम करना होगा तब आप पैसे निकाल सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में ही निकासी संभव है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि सदस्य बिना कारण बताए ही पैसे निकाल सकते हैं, यानी कि अब आपको कारण बताने की जरूरत नहीं होगी कि आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसे क्यों निकाल रहे हैं। साथ ही 25% जो न्यूनतम बैलेंस है वो बनाए रखना जरूरी है और अगर आप 25% न्यूनतम बैलेंस को बनाए रखते हैं तो उसमें आपको 8.25% ब्याज के साथ साथ आपका रिटायरमेंट फंड जो है वो भी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा अगर आप अपने अकाउंट में 25% बैलेंस रखते हैं। साथ ही बिना दस्तावेज और
ऑटो सेटल होंगे 100% के जो पूरे क्लेम है, कोई डॉक्यूमेंटेशन की आपको जरूरत नहीं होगी और फाइनल विड्रॉल अवधि में भी बढ़ोतरी इस समय कर दी गई है। तो ये तमाम वो नए नियम हैं जो ईपीएफओ की तरफ से जारी किए गए हैं। इसके साथ ही जुर्माने में भी अब सभी को राहत मिलती हुई नजर आई है। जुर्माने में किस तरीके से राहत मिल रही है वो भी आपको बताते हैं। ईपीएफओ ने विश्वास योजना जो है वो शुरू की है, जिसके जरिए जुर्माने में आप सबको राहत मिलेगी। इसके जरिए पेंडिंग केस और साथ ही जुर्माना कम करने में आपको राहत इसके जरिए मिलती हुई नजर आएगी। यानी कि योजना के तहत जुर्माने की जो दर है उसे भी घटा दिया गया है। जुर्माने की जो दर है उसको कम करके 1% पर मंथ या हर माह के लिए 1% कर दिया गया है। 2 महीने तक अगर आप देरी करते हैं तो 0.25%, 4 महीने तक की देरी होती है तो 0.50% आपका जुर्माना लगाया जाएगा और 6 महीने तक ये योजना आपकी चालू रहेगी। यानी किस तरीके से लोगों को इसके जरिए ईपीएफ के जो अकाउंट है उनको राहत मिलने वाली है और जरूरत पड़ने पर 6 महीने और इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये तमाम जो नए नियम है वो इस समय लागू किए गए हैं, जो 3 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं उनके सीधे तौर पर फायदा उन्हें पहुंचाएंगे। इसके साथ ही ईपीएफओ जो है वो अब और आधुनिक होता हुआ भी नजर आ रहा है। किस तरीके से आधुनिक हो रहा है ईपीएफओ वो भी आपको बताते हैं। दरअसल ईपीएफओ 3.0 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क को भी मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें और आधुनिक सर्विसेज आपको मिलेंगे आगे आने वाले समय में। क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी इसमें रहेगी, मोबाइल ऐप के जरिए आप इसमें काम कर सकते हैं और साथ ही ऑटोमेटिक क्लेम सेटलमेंट जैसी तमाम सुविधाएं एप्लीकेशन के जरिए ही आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। 30 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को इसका सीधे तौर पर लाभ होगा। लेकिन इसके साथ ही जो लोग पेंशन धारक हैं उनको किस तरीके से इससे राहत मिलेगी, जो नया नियम आया है उनको कैसे राहत मिलने वाली है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। जो जिनको पेंशन मिल रही है, क्योंकि ईपीएफओ का इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ भी समझौता हो गया है और इसके जरिए पेंशन धारकों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, क्योंकि पेंशनर्स जो हैं अब वो घर बैठे ही डिजिटल लाइफ का जो सर्टिफिकेट है वो आप जमा कर सकते हैं और साथ ही आपकी जो ये सुविधा है ईपीएफओ खुद इसका खर्च आगे आने वाले समय में उठाएगा। ईपीएफओ का इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ में ये समझौता हुआ है, ये करार हुआ है, जिसके जरिए पेंशनर्स अब घर बैठे ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं होगी और साथ ही ये सुविधा जो है वो मुफ्त होगी और इसका जितना भी खर्च है वो ईपीएफओ खुद उठाएगा। ग्रामीण और दूर दराज के पेंशनर्स को सीधे तौर पर इसके जरिए राहत मिलेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अजय, सीधे तौर पर ये तमाम एक तरह से हम देखें तो ईपीएफओ के ये नए नियम जारी किए गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं करोड़ों जो इसके सदस्य हैं ईपीएफओ के उनको सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। अजय, देखिए, ये जितने भी ईपीएफओ यानी संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन वो खुद से देते हैं और उनका एम्प्लॉयर जो है वो ईपीएफओ फंड में जो भी निधि जमा करता है वो एक बहुत बड़ी राशि होती है। एक बहुत बड़ा सुकून होता है उनके लिए, वो किसी भी परिस्थिति में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो ईपीएफओ के विड्रॉल से संबंधित जितने कोर्ट में केसेस पेंडिंग हैं उनको देख करके ये लगता है कि अभी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा थी। करीब 6000 करोड़ से ज़्यादा की राशि पेंडिंग अभी भी बहुत सारे अदालतों में लंबित हैं इनको लेकर के, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था। कन्फ्यूजन इसलिए होता था क्योंकि रूल्स कॉम्प्लेक्स थे और इसीलिए जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है उसकी मीटिंग हुई, बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता श्रम मंत्री करते हैं मनसुख लाल मांडविया, जो कि श्रम मंत्री हैं, उन्होंने की। और जितने भी प्रोसीजर्स हैं, इसमें 13 प्रोसीजर्स थे, उन सभी को कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स को एक कर दिया गया। अब विड्रॉल के लिए केवल 3 ही श्रेणियां बनाई गई कि आप मैरिज के लिए, एजुकेशन के लिए और स्पेशल प्रोविज़न के लिए आप 100% विड्रॉल कर सकते हैं। तो जब रूल्स को सिंपल बनाया जाता है तो ईज़ ऑफ लिविंग होती है और यही कोशिश है सरकार की कि ईपीएफओ से लंबित जो मामले हैं उससे कम से कम ग्रीवांस को कम से कम किया जाए और जो विड्रॉल की जो सुविधा है उसको और भी ज़्यादा आसान बनाया जाए। पहले आपको बहुत सारे रीजंस देने पड़ते थे कि आपके हो सकता है आपकी नौकरी चली गई हो, कुछ वक्त आपके पास नौकरी ना हो, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी हो, या फिर आपके घर में कोई बीमारी हो, उसको टेक्निकल आधार पर रोक दिया जाता था और आपको पैसे आपके मिलते नहीं थे। इसीलिए कोर्ट में केसेस बढ़ते जा रहे थे और अब सरकार ने फैसला किया है कि ऐसा नहीं होगा। इसका डिजिटाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए जो विड्रॉल प्रोसेस है उसको डिजिटल किया जाएगा और इससे उम्मीद है कि 30 करोड़ जो आपने संख्या बताई, इतने बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। और आगे जो आने वाले, क्योंकि ईपीएफओ में 1 से 1.5 लाख हर महीने लोग जुड़ रहे हैं, तो इस व्यवस्था पर भी लोगों का विश्वास बढ़ेगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब न्यूज पंच में रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी है। और अब बात मेडागास्कर की, जहां नेपाल जैसे हालात दरअसल बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, जैसे नेपाल में जेनजी के प्रदर्शन के बाद तख्ता पलट कर दिया, वैसी ही तस्वीर अब मेडागास्कर में भी बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल पानी और बिजली की कमी की वजह से 25 सितंबर को देश भर में यह विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था और ये प्रदर्शन देखते ही देखते उग्र हो गया। सेना की एक यूनिट कैप्सेट दल के सैनिक भी प्रदर्शनकारियों के साथ इन रैलियों में शामिल होते हुए नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि कैप्सेट यूनिट ने साल 2009 के तख्ता पलट में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसने पहली बार राजोइलिना को सत्ता में लाया। यानी कि जिस बागी गुट ने राजोइलिना को राष्ट्रपति बनाने में मदद की, आज वही खिलाफत भी कर रही है। मेडागास्कर में परिस्थितियां ऐसी बनी कि राष्ट्रपति को देश छोड़ करके जाना पड़ा। अभी फिलहाल कैसे हैं वहां के हालात, जानेंगे अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं मेडागास्कर में तख्ता पलट। तो जी हां, तख्ता पलट किस तरीके से हो रहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जेनजी के प्रदर्शन की। ये 3 तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं मेडागास्कर में किस तरीके से जो जेनजी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पानी और बिजली की कमी को लेकर ये प्रदर्शन 25 तारीख को शुरू हुआ था, 25 सितंबर को, और देखते ही देखते ये प्रदर्शन भी उग्र हो गया। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं जेनजी आंदोलन की किस तरीके से लहर इस समय वहां पर बनती हुई नजर आ रही है। और तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं वहां के राष्ट्रपति, जो इस समय देश को छोड़कर के बाहर जा चुके हैं। यानी कि तख्ता पलट के पूरे संकेत वहां पर है। तो मेडागास्कर में तख्ता पलट की ये परिस्थितियां इस समय बनती हुई नजर आ रही, क्योंकि राष्ट्रपति देश छोड़कर जा चुके हैं। नेपाल के रास्ते पे ही अब मेडागास्कर भी नजर आ रहा है कि जैसी परिस्थितियां नेपाल में हमने बनती हुई देखी, बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियां इस समय वहां भी बन रही हैं। जेनजी के उग्र प्रदर्शन से तस्वीर कहीं ना कहीं बदल चुकी है और जो वहां के राष्ट्रपति हैं वो भी देश छोड़कर जा चुके हैं। साथ ही सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है। आपको बता दें कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो साल 2009 से सत्ता संभाल रहे थे और उस दौरान जब साल 2009 में वो राष्ट्रपति बने थे तो उस दौरान वहां की जो सेना है उसने उनका पूरा साथ दिया था, लेकिन अब वही सेना उनके विरोध में नजर आ रही है, उनकी खिलाफत करती हुई भी नजर आ रही है। फ्रांस के सैन्य विमान से वो रवाना हुए हैं और सेना का साथ देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है सेना की तरफ से। जो सेना की विशेष इकाई है कैप्सेट, जिसने इन्हें राष्ट्रपति बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, वही एक बार फिर से बगावत करती हुई नजर आ रही है और कैप्सेट का सेना पर पूरी तरह से नियंत्रण भी इस दौरान देखने को मिल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि वहां के किस तरीके के हालात हैं और नेपाल जैसी ही परिस्थितियां इस समय मेडागास्कर में बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल ये प्रदर्शन कोई ऐसा नहीं है कि आज या कल में शुरू हुआ हो, पिछले 3 हफ्तों से ये प्रदर्शन लगातार जारी है और ये प्रदर्शन शुरू हुआ था 25 सितंबर को। बिजली और पानी की किल्लत से इसकी शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे इस प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया, जहां युवाओं की अगुवाई में ये बड़ा आक्रोश हमें वहां पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जो युवाओं का जो ये प्रदर्शन है उसमें ट्रेड यूनियन भी पूरी तरह से शामिल है। इस प्रदर्शन में जो कि 25 सितंबर को शुरू हुआ, इस प्रदर्शन में अभी तक 22 मौतें हो चुकी हैं। साथ ही इस प्रदर्शन में दर्जनों लोग जो है, दर्जनों प्रदर्शनकारी घायल भी हो चुके हैं, जिसको लेकर यूएन की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की निंदा भी की गई यूएन की तरफ से। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम बात करें मेडागास्कर की, तो वहां के इतिहास की अगर हम बात करें तो ये कोई पहला मौका नहीं है जब तख्ता पलट जैसी स्थितियां वहां पर बनती हुई नजर आ रही हो, क्योंकि तख्ता पलट का वहां पर इतिहास रहा है। मेडागास्कर को 1960 में फ्रांस से आजादी मिली थी, और 1960 से लेकर अब तक 2025 तक अब तक कई बार वहां पर तख्ता पलट हो चुका है। कई राष्ट्रपति तख्ता पलट के शिकार वहां पर बन चुके हैं। साल 2009 की ही अगर हम बात करें तो साल 2009 में जब तख्ता पलट हुआ तो उसके बाद में राजोइलिना राष्ट्रपति बने थे और सेना ने पूरी सपोर्ट उन्हें किया था, पूरी मदद की थी। और क्योंकि उस दौरान 2009 से पहले जो राष्ट्रपति थे उन्हें भी देश छोड़कर वहां से जाना पड़ा था। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो नेपाल जैसी ही परिस्थितियां इस समय मेडागास्कर में भी बनती हुई नजर आ रही है। ये 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि मेडागास्कर में किस तरीके से ये प्रदर्शन शुरू हुआ। बिजली और पानी की कमी से शुरू हुआ ये प्रदर्शन 25 तारीख को शुरू हुआ था और देखते ही देखते उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। हालात वहां पर बिगड़ते जा रहे हैं। वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो इस समय मेडागास्कर को छोड़कर के दूसरी जगह जा चुके हैं और जेनजी आंदोलन की लहर इस समय नजर आ रही है। इस आंदोलन में 25 तारीख को जो ये आंदोलन शुरू हुआ उसमें अभी तक
प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो चुकी है, साथ ही कई प्रदर्शनकारी इसमें घायल भी हुए हैं, जिसको लेकर यूएन की तरफ से इसकी निंदा भी की गई है, प्रदर्शनकारियों पर जो कार्रवाई की गई है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो सेना का पूरा साथ इस वक्त आंदोलनकारियों को यानी कि प्रदर्शनकारियों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? मेडागास्कर में अभी फिलहाल किस तरीके के हैं वहां के हालात? देखिए, अभी जो इस बात की संभावना सबको लग रही है कि वो जो मेडागास्कर के राष्ट्रपति निकले हैं वहां से, वो फ्रांस में कहीं से या फ्रांस की किसी जगह पे रुके हुए हैं। फ्रांस का उनको समर्थन मिल रहा है। माना यह जा रहा है कि जिस हवाई जहाज से वो निकले थे वो भी फ्रेंच हवाई जहाज है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की सहमति के बाद ही उन्हें वहां से हटाया गया है। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि मेडागास्कर में अभी जो वहां की स्थिति है, वहां कोई यह नहीं कह रहा है कि वहां कोई सैनिक विद्रोह हुआ है। वहां सब लोग कह रहे हैं कि एक करेक्शन हो रहा है, जो गलतियां हुई थी उस गलतियों को ठीक किया जा रहा है। तो इस लिहाज से कहेंगे तो ये जो परिस्थिति है कि उसमें जेएनजी जिसे कहे, जेएनजी और वहां की सैनिक सत्ता दोनों मिलकर काम ये कर रही है, कोशिश ये कर रही है कि वहां शांति की स्थिति बने। क्योंकि ये जो राष्ट्रपति है, अभी कह सकते हैं कि इनको भी जब राष्ट्रपति बने थे तो इनको भी वहां की सैनिक सत्ता ने, सैनिक ताकत ने, सैनिकों ने वहां का समर्थन किया था। तो मेडागास्कर में एक बार फिर से इतिहास बदला जा रहा है 18 साल के बाद, कि जिनको की सैनिकों ने मदद की थी वही आज उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। लेकिन कहीं भी किसी चीज को नुकसान पहुंचाने की या पूरे इतिहास को वो बदलने की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि जो स्थितियां थी वो स्थितियों में हम परिस्थिति को आकलन कर रहे हैं और लोगों में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हिसाब से कहे कि मेडागास्कर में जो सैनिक और जेएनजी है मिलकर ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि वहां कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बने और वहां जो है कि वहां मामला नियंत्रण में रहे। तो अभी यही कहा जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए अखिलेश। और इसी के साथ आपको बता दें कि एआई इंफ्रा को बढ़ावा देने के लिए गूगल भारत में $15 बिलियन का निवेश कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के विजन से विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां भारत में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित कर रही हैं। ये एआई इंफ्रा को बढ़ावा देगा, जो हमारे स्टार्टअप, रिसर्च और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी। आइए आपको सुनाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां भारत में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश श्री चंद्रबाबू नायडू जी का। आपके एग्जीक्यूशन और विजन के कारण आज बहुत ही कम समय में ये सब संभव हो पाया है। ये $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर और एआई हब में होगा। आज जो गूगल का $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, ये भी उसी एआई इंफ्रा को बढ़ावा देगा। एक बड़ी कंप्यूट फैसिलिटी बनेगी जो हमारे स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ बनेगी, बहुत बड़ी ताकत बनेगी हमारे रिसर्च के लिए और हमारे यूथ के लिए बहुत बड़ी एक ताकत बनेगी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एआई इंफ्रा को लगातार बढ़ावा मिल रहा है और भारत में निवेश, गूगल जो सबसे बड़ी कंपनी है वो इस समय निवेश करने जा रही है। भारत में आपको बता दें कि 15 बिलियन का ये पूरा निवेश किया जाएगा। लेकिन इसी बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है जहां आंध्र प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें विशाखापत्तनम में निवेश की ये भरमार, जहां गूगल क्लाउड बड़ा निवेश करने जा रहा है। वित्त मंत्री की मौजूदगी में ये बड़ा ऐलान इस समय किया गया है और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। $15 बिलियन के निवेश की बात वहां पर कही गई है। तो ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और अभी आपने सुना भी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा है, वो भी हमने आपको सुनाया। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अंकित मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अंकित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को लगातार पूरा विश्व जो है वो सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है और ऐसी ही तस्वीर अब एक बार फिर से बन गई है क्योंकि $15 बिलियन के निवेश की बात कही जा रही है। अंकित, कृतिका, साफ तौर पर गूगल फुल स्टेक एआई अपने आप में भारत एक विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अमेरिका के बाद हिंदुस्तान सबसे बड़ा हब के रूप में निकलने वाला है और इसी को लेकर के $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट गूगल अब भारत में करने जा रहा है, खासतौर पर विशाखापत्तनम में करने जा रहा है। और इसी के साथ अगर मैं आपको विशेष तौर पर बताऊं, क्योंकि न केवल ये इन्वेस्टमेंट रिसर्च के तौर पर होगी बल्कि वहां पर स्किलिंग भी किया जाएगा,
हब के तौर पर तो बन ही रहा है, लेकिन इनके साथ साथ जो भारतीय लोग हैं इस निवेश के जरिए उनके भी घरों में रोजी रोटी जो लगातार देखने को मिलता है उसकी तरफ भी बढ़ता हुआ ये निवेश साफ तौर पर बढ़ेगा। और इसी के साथ प्रधानमंत्री लगातार जिस तरह से एआई के सेक्टर हो या क्वांटम कंप्यूटर की बात हो, इन सभी को लेकर के चिप का या जिक्र करते हो, इन सेक्टर्स में लगातार बढ़ रहा है। और खासतौर पर विशाखापट्टनम भी इसी घड़ी में आप नजर आएगा, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरीके से आपने देखा है कि डेटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है। और अब गूगल का डेटा सेंटर अगर विशाखापट्टनम में बनता है तो कहीं ना कहीं उसके आसपास के जो राज्य हैं उनको भी यहां से रोजगार भी मिलेगा। न केवल रोजगार बल्कि दुनिया में भारत की एआई शक्ति का डंका जो है लगातार हिंदुस्तान बजाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी में इस कार्यक्रम के जरिए यह बड़ी सौगात हिंदुस्तान को देने की बात हुई है। इतना ही नहीं, अश्विनी वैष्णव ने केंद्र मंत्री ने यही तक कहा है कि अगर अंडमान हो या निकोबार हो, इसके लिए भी अगर ये कोशिश की जाती है कि यहां पर भी निवेश आए तो भारत सरकार आगे बढ़कर के हाथ मिलाने के लिए तैयार है और बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए दुनिया को एआई के सेक्टर में बड़ी उपलब्धि के रूप में देने के लिए हिंदुस्तान खड़ा नजर आता है। इसके साथ ही इस निवेश, जब ये निवेश होगा तो इस निवेश से सीधे तौर पर कितनों लोगों को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, किस किस क्षेत्र में ये फायदा पहुंचेगा? देखिए, कृषि के सेक्टर में भी इसका फायदा होगा। और जब थॉमस कुरियन जो कि सीईओ हैं गूगल क्लाउड के, वो बता रहे थे, उनसे भी जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि न केवल कृषि सेक्टर है बल्कि एजुकेशन का सेक्टर जो है वो भी इससे बूस्ट होगा। दूर दराज के हिस्सों में जहां पर शिक्षा का या यूं कहें कुछ प्रश्न है अगर आपको जानना है वो आप तक नहीं पहुंच पाता है तो आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, एआई का सहारा ले सकते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए सहारा ले सकते हैं, कृषि को और मजबूत बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के इसको आप बड़े स्केल पर लेकर जा सकते हैं। फिर चाहे हेल्थ केयर सेक्टर हो जो सबसे ज्यादा देखा जाता है, जिसका जिक्र खुद भी वहां पर थॉमस कुरियन ने किया कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़ी ऑपरेशन होने होते हैं तो वहां पर भी एआई का सहारा लिया जाता है और पूछा जाता है कि किस तरीके से आगे किया जाए। तो यानी देखा जाए तो पूरे तरीके से मूलभूत जो ढांचा है हिंदुस्तान का उसे और मजबूती मिलेगी और हर सेक्टर को इससे कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आएगा। कृतिका, चलिए अंकित, आप लगातार बने रहिए और आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि आखिर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा है, उनकी पूरी प्रतिक्रिया एक बार फिर सुनाते हैं अपने दर्शकों को। विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां भारत में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश श्री चंद्रबाबू नायडू जी का। आपके एग्जीक्यूशन और विजन के कारण आज बहुत ही कम समय में ये सब संभव हो पाया है। ये $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर और एआई हब में होगा। आज जो गूगल का 15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, ये भी उसी एआई इंफ्रा को बढ़ावा देगा। एक बड़ी कंप्यूट फैसिलिटी बनेगी जो हमारे स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ बनेगी, बहुत बड़ी ताकत बनेगी हमारे रिसर्च के लिए और हमारे यूथ के लिए बहुत बड़ी एक ताकत बनेगी। तो सीधे तौर पर निवेश इस समय भारत में होता हुआ नजर आ रहा है और गूगल ये निवेश करने जा रहा है $15 बिलियन का। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।